हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा। इस चैप्टर का आज के इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन टाइप के न्यूमेरिकल को आज के इस वीडियो में मैं सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। मैं आपसे यही कहूँगा, जिन विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल नहीं आता उनके लिए मैं कहना चाहूंगा आप विशेषकर इस वीडियो में बने रहें। आपको बहुत ही आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए हम बताते हैं कैसे करते हैं हम न्यूमेरिकल को सॉल्व। ठीक है, तो देखिए चैप्टर कौन सा है। चैप्टर आपको पता चल गया, चैप्टर है हमारा विद्युत धारा चैप्टर। इससे पहले के ये तीसरा चैप्टर है, इससे पहले के दो चैप्टर का न्यूमेरिकल हमने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। देखिए पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या का एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻, कितना है 28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग गणना कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है। जब भी आपको न्यूमेरिकल देता है आपको दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान देना है। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल जब भी दे, अगर एक बार आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अगर ना समझ में आए, पहली बात याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अगर समझ में ना आए तो कम से कम दोबारा उस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़ना है। आपको कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको बिल्कुल वो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्योंकि अक्सर स्टूडेंटों को ये होता है कि क्वेश्चन वो समझ ही नहीं पाते कि क्या क्या रहा है। ठीक है, तो 1-2 बार क्वेश्चन को जरूर आपको पढ़ना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन देता है, न्यूमेरिकल देता है, तो उसमें आपको ये पता करना है कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, आपका लक्ष्य, ठीक है, तो आपको अपना लक्ष्य पता करना है, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए कि क्या हमारा लक्ष्य है। जैसे यहाँ पे कह दिया तो उसके अनुगमन वेग की गणना कीजिए, मतलब हमारा लक्ष्य यहाँ पे पता चल गया ना कि अनुगमन वेग की हमें गणना करने को पूछ रहे हैं, अनुगमन वेग का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो आपको लक्ष्य आपको पता करना है। और तीसरा, यही तीनों चीजों को विशेषकर आपको ध्यान देना है। तीसरा आपको ये याद रखना है कि इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सा वैल्यू दिया है। जैसे यहाँ पे कुछ का वैल्यू दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे वैल्यू दिया है, तो ये किसका वैल्यू है ये आपको पता करना है। और उसका पता करने का सिंपल तरीका क्या होता है, उसके मात्रक पर ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 चीजें आपको याद रखना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है जी, देखिए हल में सबसे पहले आप दिया है करके लिखा जाता है। प्रश्नानुसार जो भी चीजें हमें दिया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है। अब क्या क्या दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं 0.5 मिलीमीटर की त्रिज्या, मतलब एक क्या दिया है यहाँ पे, त्रिज्या का मान दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल r इक्वल टू कितना दिया है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, मैंने पूरा लिख दिया। तो देखिए त्रिज्या का मान 0.5 मिलीमीटर दिया है। अक्सर स्टूडेंट इसको चेंज नहीं करते हैं, मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मीटर में हम कैसे चेंज करेंगे, r इक्वल टू मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें मीटर में चेंज करने के लिए इसमें 1000 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये मीटर में अब चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखिए अगर 1000 का भाग देने का मतलब क्या है कि ये अगर 1000 है तो इसका मतलब क्या हुआ 0.5, और ये 10⁻³ भी तो लिख सकते हैं ना 1000 को, और ये ऊपर गया तो -3 हो जाएगा, तो 10⁻³ और ये मीटर हो गया। तो इतना हो गया। या इसी को याद रखेंगे, केवल ये 0.5 है, 0.5, इसको 5 बनाने के लिए एक अंक दशमलव को इधर लाते हैं तो इसमें 1 बढ़ जाता है, ये रूल होता है। तो यदि हम यहाँ पे 5 करते हैं
तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 लिखना पड़ेगा। ये हो गया मीटर। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आपको पता होगा ना तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। जैसे जिनको न पता हो कि आप कहेंगे यहाँ पे 5 हो गया, ये 0.5 था तो ये 5 हो गया, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 4 कैसे हो गया -4। तो भैया ये सब मैथमेटिक्स के कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल है जो कि आपको पालन करना होगा। देखिए ऐसा नहीं है कि इतना मान रखेंगे तो गलत आएगा आंसर, जब आंसर आएगा तो इक्वल ही आएगा। बट ये है कि 5 में यदि कुछ चीज़ से गुणा कराना है, भाग कराना है तो आसानी होता है, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो अब हमने मीटर में चेंज कर दिया। पहली बात त्रिज्या का मान, उसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा, विद्युत धारा का। तो इसका मतलब विद्युत धारा का मान दिया है। ये त्रिज्या का मान था, उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मान कितना दिया है भैया? विद्युत धारा I का मान दिया है वो है 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। 0.5 एम्पियर दिया है तो 0.5 हमने लिख दिया। उसके बाद कह रहा है कि यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी प्रति मीटर क्यूब है, तो मतलब कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान दिया है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के n से दर्शाते हैं। n इक्वल टू होता है 4 × 10 टू द पावर 28, और क्या होता है 4 × 10 टू द पावर 28 प्रति मीटर क्यूब। तो ये हमारा 3 मान हो गया, जो कि हमें इस प्रश्नानुसार हमें त्रिज्या का मान दिया था, जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात किया। फिर से धारा का मान दिया था 0.5। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से दर्शाते हैं, तो n का मान दिया था 4 × 10 टू द पावर 28। अब आता है, अब हमसे कह रहे हैं कि अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो अनुगमन वेग ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना होगा? हमें सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि ये जो चालक तार है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान, मतलब चालक तार की मोटाई का हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं? जब क्वेश्चन का अंत में जो सॉल्यूशन कर देंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, ठीक है। तो अंत में हम आपको बताते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे? हम ज्ञात करेंगे कि चालक के, मतलब चालक ना लिखकर हम तार लिखेंगे तो और बेटर रहेगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है πr², ठीक है। तो πr² होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान। देखिए अब देखिए ये A है तो A हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये A है तो A इक्वल टू क्या दिया है? पाई का मान। ये बताइए पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान होता है 3.14, ठीक है। 3.14 ये पाई का मान होता है। उसके बाद ये R का मान कितना है? R का मान आप यहाँ पे देख सकते हैं। R का मान है 5 × 10 टू द पावर 4, तो 5 × 10 टू द पावर -4 है। और इसका क्या है? होल स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर हमें A का मान निकलेगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.14 आ जाएगा, और इसका अगर करते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। 4 दूना 8 तो -8 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सिंपल वे में 25 में 3 दशमलव कितना 14 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 25 में 3.14 से यदि गुणा करते हैं तो 78.5 आता है। कितना आ जाएगा जी? 78.5। आप गुणा करा कर देख लीजिएगा, 78.5 आ जाएगा। और ये 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। और ये किस में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सबसे पहली बात। तो यहाँ पे ये हमने मान निकाला। किसका मान है भैया?
ये है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान जो है ए का मान है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप गुणा करा कर देख लेंगे, गुणा में कराता तो थोड़ा टाइम लगता, तो इतना सब कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। गुणा भाग जोड़ घटाना तो आपको आना ही चाहिए, यदि ये नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है, तो इतना आप हमने कर दिया ना। अब देखिए, जब से हमने ए का मान ज्ञात किया तो ए का मान ज्ञात करते के साथ हम तब जाकर क्या ज्ञात करेंगे, हम ज्ञात करेंगे उसके बाद हमें जे का मान ज्ञात करना पड़ेगा। जे क्या है, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व का मान हम ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे तब धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, I बाई ए होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, धारा घनत्व जे बराबर I बाई ए होता है। अब देखिए इसमें हम पुटअप करते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो जे इक्वल टू I का मान कहाँ पे है भैया, I का मान है धारा घनत्व का मान 0.5, तो हम लिख देंगे 0.5। और ए का मान कहाँ पे है भैया, तो ए का मान है यहाँ पे। ठीक है, ए का मान यहाँ पे 78.5 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है जी। अब देखिए, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ समझाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 10 टू द पावर -8 है, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो ऊपर अगर हम ले जाते हैं तो इसको क्या होता है, मिलता है 0.5 था ही, ये ऊपर चले जाएगा तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। -8 नीचे था, ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा प्लस में, ये क्या हो जाएगा 78.5 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए ये 10 टू द पावर 5 है, सॉरी 0.5 है ना, तो ये कितना है, अगर हम चाहें इसको, आप सोचिएगा 10 टू द पावर 8 है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये 10 टू द पावर 8 है, इसको हम चाहें तो 10 टू द पावर 5 गुणे 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख देंगे। हर समान है, घातों को जोड़ लेंगे तो अभी 5 3 8 हो जाएगा, 10 टू द पावर 8 हो जाएगा ना। तो देखिए हम ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि यदि ये 10 टू द पावर जो 3 है, ये 10 टू द पावर 3, सोचिए इसमें अगर गुणा कराया तो 0.5 है, ये 10 टू पावर 3 गुणा कराया, 3 मतलब क्या है 1000 है। तो 1000 से ये जो 0.5 में गुणा कराएंगे ना तो ये हो जाएगा 500। तो 500 तो ये हो गया। अब बचा क्या है, 0.5 बचा है, तो ये 10 टू द पावर 5 ये लिखा जाएगा। तो अगर हम चाहें तो 0.5 इंटू 10 टू पावर 8 को हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 500 गुणे 10 के पावर 5 हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये हमने साइड में आपको करके बता दिया, जिससे जगह थोड़ा सा बचे और हम इसको आगे सॉल्व कर पाएँ। तो 500 गुणे 10 टू द पावर 5 हम लिख सकते हैं। कैसे लिखें ये हमने आपको आगे समझा ही दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 गुणे 10 टू द पावर 5 बटे कितना है 78.5 है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 78.5 से अब 500 में हम भाग दे पाएंगे, तो आसानी से आप भी कर पाएंगे। यदि 78 में मैं कहता 78.5 में 0.5 में भाग दीजिए तो देने पे थोड़ी मुश्किल होती, अब तो आप दे सकते हैं। तो यदि आप 500 में 78.5 से यदि आप भाग देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा भैया, आपका आ जाएगा 6.4। ठीक है, 6.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर, ये 5 है तो 5 हमने लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 6.4 कितना, अगर 78.5 में 500 से भाग देंगे तो 6.4 आ जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर 5 है तो 10 टू द पावर 5 हमने लिख दिया। तो ये किसका मान आया, धारा घनत्व जे का मान आ गया। आप भाग देकर देख लीजिएगा।
अब आप कहेंगे, आप थोड़ा सा सोचिए, अभी तो हमने केवल धारा घनत्व का मान ज्ञात किया है, हमें तो अनुगमन वेग ज्ञात करना है ना, तो सॉल्व कराएंगे। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता एकदम बेसिक लेवल से तो मैं चलता ही हूँ, अभी बेसिक वाले भी क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, बट थोड़ा हार्ड भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर हार्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन, तो उसी टाइप के हम देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि हमने आप सोच रहे होंगे कि हम जब इतना मान दिया था तो ए का मान क्यों ज्ञात किया। क्यों हमने ए का मान ज्ञात किया, क्योंकि हमें पता था कि धारा घनत्व का मान ज्ञात करने के लिए हमें आई का तो मान इस क्वेश्चन में दिया है, परंतु ए का मान नहीं दिया है, तो पहले ए का मान हमें पुटअप करेंगे तभी जाकर जे का मान निकलता, इसीलिए हमने सबसे पहले ए का मान यहाँ पर ज्ञात किया है। समझ रहे हैं, तो दिमाग में मेरा ये चल रहा था कि धारा घनत्व के लिए हमें ए का मान चाहिए, तो पहले ए का मान ज्ञात किया, उसके बाद धारा घनत्व जे का मान ज्ञात किया, और जैसे ही हमने जे का मान ज्ञात किया तो अब हम जानते हैं अनुगमन वेग, तो हम लगा देंगे तब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जो क्या होता है, सॉरी क्या जानते हैं, जो धारागण आई इक्वल टू, हम जानते हैं विद्युत धारा इक्वल टू, सॉरी सही मैंने लिखा था, ठीक। देखिए हम क्या जानते हैं, अनुगमन वेग जो Vd होता है वो क्या होता है, J/N × E होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो अनुगमन वेग इक्वल टू क्या होता है, J/N × E होता है, तो ये हमें फॉर्मूला पता था, तो हम जानते थे। देखिए क्वेश्चन में आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे हमें देखिए, यहाँ पे हमें अनुगमन वेग का मान ज्ञात करने को कह दिया, तो देखिए यहाँ पे n का मान दिया है, परंतु हमें j का और e का मान नहीं दिया था, ठीक है। n का तो मान क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, n का मान क्वेश्चन में दिया है, और e का मान हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19, परंतु j के मान के लिए j इक्वल टू हमें पता था I/A होता है, तो हमें सबसे पहले a का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो इसीलिए पहले a का मान ज्ञात किया, फिर से j का मान ज्ञात किया, उसके बाद अब j का मान यहाँ पे रखेंगे तो अनुगमन वेग निकलेगा, तो इसीलिए हमने ऐसा किया है। सब कुछ क्यों हो रहा है ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब देखिए ये हम Vd लिख देंगे, j का मान कितना दिया है भैया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, j का मान है 6.4 × 10⁵, 6.4 × 10⁵, ये हमने लिख दिया। उसके बाद n, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के यहाँ पे 4 × 10⁻28, 4 × 10⁻28 है, और e एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 ये होता है, तो ये हमने पुटअप कर दिया। अब देखिए अनुगमन वेग Vd, अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए सबसे पहले हम इसका 4 में 1.4 से अगर गुणा कराते हैं तो ये ऊपर क्या है, ऊपर है 6.4 × 10⁵ है, इसको 16 चौको 64 मतलब ये भी आ जाएगा 6.4 आ जाएगा, और यदि 10⁻, ये 28 है, ये 10⁻ कितना है, ये 10⁻28, ये 10⁻19 है, -19, तो -19 में से इतना जाएगा, तो ये 10⁻ कितना बचेगा, 10⁻9 बचेगा, सॉरी -9 नहीं 9 बचेगा, ठीक है। 28 में से -19 चला गया तो 9 ही न बचेगा, तो 10⁻9 हमने लिख दिया। उसके बाद आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो Vd इक्वल टू, ये देखिए इससे तो अदर कलर से, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये क्या बचा, ये अगर ऊपर जाता है तो 10⁻, ये 5 है, 10⁻, ये तो 5 है ही, और ये अगर ऊपर जाता है तो 10⁻−9 हो जाएगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो Vd इक्वल टू 10⁻4 हो जाएगा, वो भी -4, ठीक है। तो ये 10⁻−4 हो जाएगा। तो ये हो गया धारा के अनुगमन वेग का मान, ठीक है, जो है मीटर प्रति सेकेंड।
ठीक है, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये हमने अनुगमन वेग का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, जो है 10⁻⁻⁴। तो बात समझ में आ रहा है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सब हमने आपको बताया कि क्यों हमें फॉर्मूला ये पता था, उसीलिए हमने सब कुछ ज्ञात किया और ये मान पुटअप किया है तो आया है। क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आए तो थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, एक बार और वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट डाउन करते हुए चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा। याद रखेंगे जो भी यहाँ पे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, चाहे ये हो, इन सभी फॉर्मूले को आप याद कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम पढ़ाई स्टार्ट किए हैं ना, अभी तो हम चल रहे हैं, अभी एग्ज़ाम तो आपका तो आने वाला है ना, तो एग्ज़ाम से पहले ये सब याद होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभी हम टॉपिक को, प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और देखना है हमें, तो अभी से ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जी। चलिए देखिए 20 मिनट इसी में, मुझे लगता है 15 मिनट तो इसी में लग गया, ठीक है, 15-20 मिनट इसी में लग गया। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना सेकेंड हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁶ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से घूम रही है, लूप में तुल्य प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आपको रूल हमने क्या बताया था, आपको हमने रूल बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6.10⁶ चक्कर प्रति सेकेंड की दर से लगा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉनों की जो चक्कर है, मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की चक्रों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की चक्रों की संख्या को n से हम दर्शा देंगे, तो इलेक्ट्रॉनों की चक्रों की संख्या जो ये है वो कितना है, 6 × 10⁶ है, ठीक है। ये n का मान दे दिया। उसके बाद कह रहा है इतना चक्कर प्रति सेकंड की दर से, मतलब 1 सेकंड में इतना चक्कर लगा रहा है। तो समय का मान कितना दिया, समय जो t का मान है यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, ठीक है जी। तो हमें ये बात पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनों की चक्रों की संख्या इतना है, 6 × 10⁶ है, और समय कितना दे रहा है, इतने दर से, मतलब 1 सेकेंड के प्रति दर से घूम रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि लूप में प्रवाहित धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि लूप में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा। तो I = होता है लूप में प्रवाहित धारा। तो यदि लूप में प्रवाहित धारा का मान हमें कह रहा है, तो लूप में प्रवाहित धारा I = होता है N × NE/T, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको न्यू देखने को मिलेंगे, तो ये सभी फॉर्मूले आप याद करते हुए चलेंगे। न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आपको न्यू फॉर्मूले ही देखने को मिलते हैं। तो लूप में प्रवाहित धारा I = NE/T होता है। अब मान रखते एक एक करके हमें मिल जाएगा। तो ये I है जिसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। n का मान दिया है 6 × 10⁶। ये अब बताइए E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, E का मान ये हो गया। उसके बाद T का मान हमें दिया है 1 सेकेंड, तो ये हमने 1 सेकेंड लिख दिया। अब ये बताइए नीचे में 1 लिखने से कोई फायदा है, नहीं है जी। तो अब हम सिंपल में हम गुणा करा लेते हैं। तो 16 × 96 मतलब 9.6 हो जाएगा। ये 6 में 0.6 से अगर गुणा कराते हैं तो ये 9.6 आ जाएगा। ये 10⁻6 है, ये 10⁻19 है, तो ये इसका मतलब ये 10⁻13 हो जाएगा। तो ये आपका मान आ जाएगा सर, ठीक है, जो कि आपको याद रखना है।
ठीक है, एम्पियर। ठीक है जी, तो ये आपका मान आ गया। ठीक है, 9.6 इंटू 10⁻⁻13 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि तुल्य प्रवाही धारा का मान इतना हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, ये अक्सर स्टूडेंटों को ये फॉर्मूले नहीं याद होंगे, तो मैं कहूँगा VVI ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिल्कुल आप तैयार कर लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर माइनस क्यू मीटर माइनस क्यू है। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के तांबे के तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता 4.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स है। तो यह है आपका क्वेश्चन। आपको समझ में आया कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात हमने कहा था, यदि क्वेश्चन ना समझ में आए, एक बार की जगह पर 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आपको दूसरा आपका काम है कि आपका लक्ष्य पता करना कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, क्या हमें ज्ञात करना है, ये हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे कह रहा है कि तांबे की तार से होकर प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे हमसे पूछा गया है प्रवाहित धारा का मान, तो हमारा लक्ष्य पता चल गया, धारा विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा हमारा टारगेट पता चल गया। जैसे ही हमें टारगेट पता चले उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वैल्यू जो दिया है वो किसका मान है। जैसे यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, एक यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है, तो ये सभी किसके मान है, तो इसको हमें लिखना है। और मान आप कैसे पता कर सकते हैं, मान अगर आपको पता करना है इजी वे में तो आपको सबसे पहले उसका मात्रक देखना है, और मात्रक से ज़्यादातर हम मान का पता लगा सकते हैं। अब देखिए समझिएगा, पहली बात, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर माइनस क्यू है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व का मान दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व, तो इलेक्ट्रॉनों के घनत्व का मान को n से दर्शाते हैं। n इक्वल टू कितना दिया है, 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का घनत्व का मान हमने लिख दिया। उसके बाद क्या है, 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो 20 सेंटीमीटर लंबाई मतलब लंबाई का मान दिया है, लंबाई का मान दिया है, लंबाई को L से दर्शाते हैं, वो दिया है 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे, तो इसको मीटर में हम कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसमें 100 से हम भाग दे देंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 20 से कम में 20, 20 25 100, मतलब 1.5 आ जाएगा। 20 से कम में 20, अब 20 25 100, तो 1.5 आ गया। अब 1.5 को चाहे तो 1.5 को 0.2 मीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लंबाई का मान आ गया 0.2 मीटर। ठीक है जी, उसके बाद कह रहा है, टूट गया क्या भैया, पेंसिल तो टूट गया आज। बहुत मुश्किल है भैया अब तो लिखना। अच्छा जी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया तो टूट गया।
चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1.0 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के तांबे के तार, मतलब यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर और सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो या मीटर स्क्वायर दिया हो। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान दिया है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान दिया है, तो ये हम लिख देते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको हम a से दर्शाते हैं, तो ये कितना दिया है 1.0 सेमी स्क्वायर। तो याद रखेंगे क्षेत्रफल को, क्षेत्रफल का मान 1 है, इसको अगर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में 1 में हम 10⁻⁻4 से गुणा करा देंगे। तो यदि 1 में 10⁻⁻4 से गुणा कराते हैं तो ये 10⁴ मीटर स्क्वायर ही होगा, तो ये हमारा मान आ जाएगा। तो इस मान को आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का भी मान हमें पता चल गया। जब हमें इतना मान पता चल गया, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, आई का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि तार से 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, 4 वोल्ट की बैटरी, मतलब V का मान दिया है। तो बैटरी का मान दिया है, बैटरी या विभव हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब V का मान दिया है, वो कितना दिया है 4 वोल्ट। यहाँ पे बैटरी ना लिखकर विभव लिखे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि विभव या विभवांतर आप लिख सकते हैं विभव। V का मान कितना दिया है 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तथा तार में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता है वो इतना मीटर स्क्वायर, मतलब ये तो मात्रक है गतिशीलता का। तो तार में मतलब गतिशीलता का मान दिया है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को याद रखेंगे, हम इसको म्यू से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को म्यू इक्वल टू होता है 4.5 × 10⁻⁻6, और ये क्या होता है, ये इसका मात्रक है, तो आप चाहें तो मात्रक लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमें इतना मान दिया है 4.5 × 10⁻6, ये मात्रक में लिख दूं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, फिर से वोल्ट है तो वोल्ट -1 और सेकेंड -1, तो ये हमने लिख दिया। देखिए हमने यहाँ से कुछ भी अपने तौर पे नहीं लिखा है, ये आपके बुक में जो दिया था वही हमने केवल लिखा है। यहाँ पे ये सभी मान दिए हुए थे, वैल्यू दिए हुए थे, जिसको वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखकर आपको दिखाया है। अब उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है, प्रवाहित धारा का मान। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें पता है एक चीज, क्या हमें पता है, देखिए हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा I इक्वल टू होते हैं NEA × VD, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। प्रवाहित धारा I इक्वल टू NEA VD, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में हमें n का मान भी दिया है, E का मान हम जानते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो इसका मान पुट अप कर देंगे। A का मान हमें देखिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान यहाँ पे दिया है, ठीक है। उसके बाद VD अनुगमन वेग का मान यहाँ पे दिया है, नहीं दिया है भैया। तो जब अनुगमन वेग का मान हमें नहीं दिया है तो हम अनुगमन वेग, देखिए अनुगमन वेग की जगह पर याद रखेंगे अनुगमन वेग जो VD होता है, अनुगमन वेग जो VD वो म्यू क्या होता है, म्यू V/L के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि
जो अनुगमन वेग जो vt होता है उसके जगह पर म्यू v/l भी हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला उसका होता है। ठीक है जी, अनुगमन वेग vt के जगह पर, तो ये अनुगमन वेग vt के जगह पर म्यू v/l लिख सकते हैं ना। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि म्यू का मान भी हमें दिया है, v का मान भी हमें यहाँ पर दिया है, l का मान भी हमें यहाँ पर दिया है। तो l का भी मान है, v का भी मान है, म्यू का मान है, तो सिंपल में vt की जगह पे इतना रख देंगे, हल करेंगे, निकल जाएगा जी। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब हम इसको पुटअप करते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो अब हम लिखते हैं प्रवाहित धारा I इक्वल टू ये N E A, अब vt की जगह पर हम म्यू v/l लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसी फॉर्मूले पर पुटअप करना है। थोड़ा सा आप मान पुटअप कर सकते हैं, मान अगर आप चाहें तो पुटअप कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं मान को पुटअप करें और लिखकर दिखाएं हमें। करिए जी, आप वीडियो को रोककर थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट गणना में ही दिक्कत करते हैं। गणना आपको इजी वे में करना है। चलिए मैं फिर भी करके दिखा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंटों ने प्रयास किया होगा, तो जो प्रयास किए हैं बहुत अच्छी बात है। आप समझिए, ये I इक्वल टू n का मान यहाँ पे दिया है 8.5 इंटू 10⁻28, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद a का मान हम देख रहे हैं, a का मान क्या है, a का मान है 10⁻⁴, तो ये 10⁻⁴ लिख दिया हमने। उसके बाद पाई आता है, पाई का मान देखिए यहाँ पे है 4.5, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे 4.5 इंटू 10⁻⁻6 है। अब फिर से पाई के बाद भी का मान है 4, तो 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके सभी के बटे में क्या है, सॉरी बटे में नहीं, इस 4 के बटे में क्या है, l, तो l का मान है 0.2, तो 0.2 हमने लिख दिया। बात आप समझ रहे हैं ना। ये ऊपर ही है, इसके गुणे में ही है, इसके गुणा में ही ये है। ठीक है, ये गुणा में ही है, बस नीचे ये है। तो ऐसा हमने कर दिया। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। अगर हम करते हैं, क्या करते हैं जी, देखिए 2 8 16, मतलब ये 0.5 है, 0.2 है। अगर हम 0.2 से यदि 1.6 में भाग देते हैं तो ये 8 बार में चला जाएगा। 2 8 16, तो ये 16 नहीं, ये 1.6 है, तो इसको मान लेते हैं 0.2 है, तो इसको 2 मान लेते हैं, इसको 16, तो 2 8 16 मतलब 8 बार में चला जाएगा। अब भाग कराकर देख सकते हैं, तो ये 8 बार में चला गया। अब सोचिए, इसका हमने 8 बार में चला गया। उसके बाद ये सभी के न बट्टे में है, तो ये हम भाग दे सकते हैं, तो नीचे वाला सब कैंसिल हो गया। अब ये जो भी है गुणा में ही है, तो 8 चौको, ये दोनों गुणे में ही है ना, सब गुणे में है, तो 8 चौको 32। तो अब आप समझिएगा I का मान क्या निकला, ये 8.5 है, तो 8.5 हमने लिख दिया। ठीक है, ये अभी जो घात वाले है उसको छोड़िए, तो घात वाले को हम यहाँ पे, ये घात वाला है, फिर से इसको छोड़ देंगे, अभी बाद में लिखेंगे। तो पहले हमने इसको लिख लिया 8.5, उसके बाद 8 चौको 32, ये दोनों गुणा होते हैं, तो 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं I इक्वल टू ये 8.5 हो गया, फिर से 8 चौको 32 हो गया, फिर से 8 चौको 32, फिर से ये 10⁻⁴ है, तो ये तो चलिए ये 4.5 है, ये घात वाला नहीं है, तो वो 4.5 हमने लिख दिया। तो जब इतना लिख दिया, उसके बाद हम किसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखते हैं, तो ये 10⁻28 है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद 10⁻29 है, 19 है, 19 हमने लिख दिया। फिर से ये 10⁻4 है, तो 10⁻⁴ हमने लिखा। फिर से ये 10⁻6 है, तो ये 10⁻, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10⁻6। मैं नीचे भी देख लूँ, दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए दिखाई थोड़ा सा, इसको मैं थोड़ा सा
इसको दिखा दूँ, ज़रूरी है तो ठीक। ये आपको 10⁻⁻4 आपको दिखाई दे रहा है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, समझिएगा, आपको यहीं पे आ जाएगा आई का मान। अब आप सोचिए, पहले मैं इसको करता हूँ 32 में, देखिए ये 8 चौको 32 हो गया ना। 32 में यदि 8.5 से अगर देखिए इसका, देखिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये तीनों आपस में गुणा होंगे तो मैं टोटल आपको बता दे रहा हूँ, ये तीनों आपस में गुणा होकर ये आपका आ जाएगा 1224। कितना आ जाएगा भैया? 1224 आ जाएंगे। आप गुणा करा कर देख सकते हैं, ये तीनों आपस में गुणा होंगे तो 1224 आएंगे। उसके बाद अब ये 10⁻28 है। देखिए ये जितने माइनस वाले हैं पहले इसको जोड़ते हैं, तो -19 और 4 हर समान है तो घातों को जोड़ लेते हैं। 19 4 कितना हो जाएगा? 19 4 23, और 23 और 6 कितना होता है? -29। तो ये 10⁻28 है, और ये टोटल ये 10⁻28 है, ये 10⁻28 है। इन सभी माइनस वाले को जोड़ते हैं तो 10⁻29 हो गया माइनस में। तो ये बताइए 10⁻28 है, ये 10 मतलब -29 है, तो -29 में से 28 चला जाएगा तो 10⁻−1 बचेगा ना, तो 10⁻−1 बचेगा। तो यहाँ पे I = ये 1124, ये 10⁻−1 हम लिख सकते हैं। तो ये इतना हम आंसर एम्पियर हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा एम्पियर इतना आंसर हो जाएगा। या ये 10⁻−1 ना लिखकर अगर हम ऐसा चाहें 10⁻−1 ना लिखें तो हम क्या कर देंगे, केवल ये I का जो मान है 11 इंटू 10⁻−1 एम्पियर है। तो अगर हम चाहें तो ये इसको हटाना चाहें तो I = ये 112.4 लिख सकते हैं। देखिए इसको दशमलव के, अगर इसको एक अंक हम हटा रहे हैं तो इसको दशमलव से एक इधर हम ले आ देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एम्पियर में, मतलब 112.4 ये आंसर आ जाएगा। तो या तो आप आंसर ऐसे ही रहने दें या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हमने कैसे किया? गणित के रूल से होता है कि 10⁻−1 है तो वो उसको अगर हटाना है तो इसको दशमलव का एक अंक इधर लाना होगा। दशमलव मान लेते हैं इधर है तो इधर से इधर एक अंक आ जाएगा। अगर यहाँ पे -2 होता तो 2 अंक इधर लाते तब ये खत्म होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, गणना करेंगे, सब आपको आ जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे, बढ़ते हैं, आते हैं अपने चौथे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि तांबे के एक तार जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है में, कह रहा है कि में मतलब में से पहले तांबे में कह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे तांबे में है पर क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है में कहकर, तो तांबे में यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, तांबे में। तो तांबे में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तांबे में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। टारगेट हमारा पता यूं ही चल गया, धारा घनत्व का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जिसका वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले वैल्यू दिया है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल का मान है, क्षेत्रफल जो A का मान है वो कितना दिया है, 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा मान दिया है। उसके बाद कह रहे हैं इतने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, मतलब विद्युत धारा का मान दिया है, विद्युत धारा I का जो मान दिया है वो 3.2 एम्पियर दिया है, ठीक है जी। तो जब हमें इन दोनों का मान दिया है, हमसे कह रहा है धारा घनत्व ज्ञात कीजिए, तो धारा घनत्व को J से दर्शाते हैं, J = I/A होता है। धारा घनत्व J = I × A, I का भी मान है, A का भी मान है, मान पुटअप करते हैं तो J = I का मान है 3.2 है और A का मान है 2 ×
10 टू द पावर -6। तो ये हमने लिख दिया। जब है ये हमने इतना लिखा, अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, ये 10 टू द पावर 6 है, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा j = 3.2 इंटू 10 टू द पावर, ये 6 हो जाएगा, -6 है, ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, नीचे बचा 2। ठीक है, अगर 2 में 3.2 से भाग देते हैं तो 1.6 आएगा। तो 1 पॉइंट हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, इंटू 10 टू द पावर ये क्या है, 6 है, तो 6 लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व J का मान, और धारा घनत्व याद रखेंगे, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये हमने मात्रक लिख दिया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन सॉल्व। बहुत ही सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जितने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है उतने आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो न्यूमेरिकल के यही टाइप है, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराते हैं। देखिए 2-3 चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। कभी भी न्यूमेरिकल, अक्सर स्टूडेंट जैसे यही न्यूमेरिकल है, ये छोटा सा सॉल्व हो गया, तो आप ऐसे सोच रहे होंगे या सोचते हैं स्टूडेंट कि सर इतना इजी वे में क्वेश्चन है तो ये क्यों हार्ड थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। तो मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, ये नहीं देखना है कि कितने लाइन में सॉल्व हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन हम जब सॉल्व कराएं उससे पहले आपको ये देखना है और कोशिश करना है कि क्या हम इस क्वेश्चन को दिया जाए अभी तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यदि कर पाते हैं सॉल्व तब कहेंगे कि हाँ इजी है, नहीं कर पाते हैं तो ये 1 लाइन का ही क्वेश्चन क्यों ना हो, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और हार्ड ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखेंगे, और हम किसी भी बुक से सभी बुक को लेकर चल रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, उन्हीं टाइप के न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो अदरवाइज निश्चिंत रहकर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। कल ही इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना है। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।